हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। ये टॉपिक अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, वो भी एग्जाम फ्रेंडली, मतलब क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होंगे। न्यूक्लिक एसिड्स आर द बायोपॉलीमर्स और लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स एसेंशियल फॉर लाइफ। ये बायोपॉलीमर्स होते हैं, मतलब वैसे पॉलीमर्स जो कि लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मेजरली दो टाइप के होते हैं। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर रखते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ईच न्यूक्लियोटाइड हैज 5 कार्बन शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं ये किससे बनते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे मोनोमर्स है। जैसे मान लेते हैं एक चेन होती है, गले की माला, उसमें मोती लगे होते हैं, तो वो जो मोती है जिनसे वो पूरी माला बनती है वो न्यूक्लियोटाइड्स है। जो मोती है वो न्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब वो जो बीड्स है वो न्यूक्लियोटाइड्स है, और उससे जो पूरी माला बनी वो क्या है, वो डीएनए और आरएनए है। तो हर एक उस मोती में 3 पार्ट्स होते हैं, ऐसे याद रखना। ईच न्यूक्लियोटाइड, हर एक न्यूक्लियोटाइड और उस एक मोनोमर में कितने पार्ट्स होते हैं, मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, 5 कार्बन शुगर जिसको हम पेंटोज बोलते हैं, देन फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक नाइट्रोजनस बेस होगा, उसमें एक नाइट्रोजनस बेस भी होता है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जैसे कि ये शुगर है। ठीक है, शुगर मैंने क्या बोला, 5 कार्बन की होती है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन की शुगर है। तो यहाँ पे जो 5th कार्बन है, 5th प्राइम, ये 1st कार्बन है, ये 2nd कार्बन है, ये 3rd कार्बन है, ये 4th है और ये 5th है। तो 5th कार्बन पे फॉस्फोरस ग्रुप लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया और इसी शुगर के साथ एक बेस भी लगा होता है। ठीक है, कौन से कार्बन पे, पहले कार्बन पे एक नाइट्रोजनस बेस लगा होता है। क्लियर, ये 3 चीजों से मिलकर क्या बनता है, डीएनए और आरएनए। अब आ जाते हैं, अगर तो शुगर, जो ये वाली शुगर है, दिस वन, ये जो ऑरेंज कलर से मैंने हाईलाइट किया है, अगर ये वाली शुगर राइबोज होगी तो ये आरएनए होगा। ठीक है, और अगर ये वाली शुगर डीऑक्सी राइबोज होगी तो ये डीएनए होगा। ओके, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि राइबोज क्या होता है और डीऑक्सी राइबोज क्या होता है, तो चलिए उसमें डिफरेंस देख लेते हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर्स होते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये तो आपको बता दिया कि जो शुगर होता है वो 5 कार्बन से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी शुगर क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन से बना है। और राइबोज में भी शुगर किससे बना है, 1 2 3 4 5 कार्बन से बना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पांचों के पांचों कार्बन एटम है, यहाँ पे देखो सबके साथ OH लगा हुआ है। तो अब हमारा जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है उसके नाम से ही पता लगता है, डी का मतलब एलिमिनेट हो रहा है कुछ, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन एलिमिनेट हो रही है। तो डीऑक्सी राइबोज मतलब ऑक्सीजन नहीं है उसमें और बाकी पूरा का पूरा राइबोज ही है। तो राइबोज तो मैंने बता दिया आपको कि हर एक कार्बन के साथ OH लगा होगा। तो डीऑक्सी राइबोज में जो 2nd कार्बन होती है, याद रखना, जो 2nd कार्बन होती है उसके साथ OH ग्रुप नहीं होता है। जैसे यहाँ पे OH ग्रुप था वैसे यहाँ पे OH ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारी शुगर में OH लगा होगा 2nd कार्बन पे तो वो राइबोज शुगर होगी, और अगर हमारी शुगर में OH नहीं लगा होगा तो वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। कौन से कार्बन एटम पे, 2nd कार्बन एटम पे। क्लियर, अब आ जाते हैं इसकी हिस्ट्री पे, क्योंकि हिस्ट्री से भी अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कब किसने क्या बोला था। तो सबसे पहले 1869 में देख लेते हैं। फ्रेडरिक माइशर ने बोला था कि न्यूक्लियन नाम का कुछ चीज होता है, उसने डिस्कवर किया था कि कुछ न्यूक्लियन होता है। ठीक है, जो हमारा डीएनए और आरएनए है वो फ्रेडरिक माइशर ने बहुत पहले 1869 में उसको न्यूक्लियन बोला था, न्यूक्लियन डिस्कवर किया था, बोला नहीं था, डिस्कवर किया था। उसके बाद 1880 में एल्ब्रेक्ट कॉसेल ने प्योरिफाइड न्यूक्लियन डिस्कवर्ड एसिडिक नेचर एंड न्यूक्लियोबेस। एल्ब्रेक्ट कोसेल ने क्या किया, उस न्यूक्लियन को और अच्छे से देखा और उसने पाया कि इसका नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, और इसमें कुछ बेसिस भी होते हैं, न्यूक्लियो बेसिस, जिसको हमने नाम दे दिया। अब 1889 में रिचर्ड ऑल्टमैन ने बोला कि ये न्यूक्लिक एसिड है। उसने क्या नाम दिया उसको, कि इसको हम न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिचर्ड ऑल्टमैन ने उसको न्यूक्लिक एसिड बोल दिया, उसने उसको टर्म दे दी कि दिस इज न्यूक्लिक एसिड। अब 1939 में ऑस्बरी एंड बेल ने फर्स्ट एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए, इसने क्या किया, डीएनए का एक एक्सरे ले लिया, ऐसे मान लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि डीएनए का एक्सरे ले लिया। क्यों, उसका पैटर्न जानने के लिए कि वो कैसे होते हैं, डीएनए और आरएनए कैसे होते हैं। तो ऑस्टबरी और बेल ने सबसे पहले इसका एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न लिया था। ठीक है, अब 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया डीएनए का स्ट्रक्चर।
ये हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसे है, और ये वाटसन और क्रिक ने बताया था। तो वाटसन और क्रिक ने बताया था ये कुछ डबल हेलिक्स सा होता है, डबल 2 हेलिक्स जुड़े होते हैं आपस में, कुछ ऐसे करके, ठीक है, 2 हेलिक्स जुड़े होते हैं आपस में। तो अब इसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं भाई? अब न्यूक्लिक एसिड्स को जानने के लिए हम देख लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मैंने क्या बताया था, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बना देते हैं, एक पूरा डीएनए और आरएनए बना देते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड से पूरा मिलके क्या बन जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। एक न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होगा, बट बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होंगे तो वो पॉलीमर होगा, ठीक है। तो हमें ये तो पता लग गया न्यूक्लिक एसिड किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ जाती है, न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से बनते हैं। अब इसको मैं और अच्छे से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड होता है जिसमें शुगर और नाइट्रोजनस बेस हो, बस, कोई फॉस्फोरस ग्रुप नहीं होता है। यहाँ स्ट्रक्चर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये फॉस्फोरस ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे P बना हुआ है, ये फॉस्फोरस ग्रुप है। अब ये फॉस्फोरस ग्रुप अगर नहीं रहेगा, ये नहीं है, सिर्फ ये बचा शुगर और ये बेस लगा हुआ है, शुगर के साथ बेस लगा है, सिर्फ यही वाला पार्ट क्या है, ये 2 पार्ट को मिलके क्या बना, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और जैसे ही ये फॉस्फोरस ग्रुप यहाँ पे आ गया तो ये पूरा 3 चीजों के साथ क्या मिला दिया, तो पूरा 3 चीजें मिलके क्या बन गई, न्यूक्लियोटाइड, सिंपल, ओके। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, सिर्फ 2 चीजों से मिलके बना, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और न्यूक्लियोटाइड में क्या आ गया, वो पूरा पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलके एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया उसके साथ, और ये पूरा न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप बना के क्या बना दिया, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड्स फिर बहुत सारे जुड़ के क्या बना दिए, न्यूक्लिक एसिड्स। क्लियर। अब आ जाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस पे। अब हमने यहाँ पे देखा कि बेसिस भी जुड़े हैं, कुछ शुगर के साथ बेस जुड़ा है और शुगर के साथ फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा है। तो अब नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद नाइट्रोजन एटम। ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आप ये समझते होंगे कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कैसे बने हैं, नाइट्रोजन एटम के साथ बने हैं, इसलिए इसको नाइट्रोजनस बेस बोला है। तो फंक्शन क्या होता है इसका, बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड्स टुगेदर। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स को साथ में रखता है। न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से पढ़े हमने, मेनली डीएनए और आरएनए। ये डीएनए और आरएनए की चेन को साथ में रखता है। जैसे मान लो ये है, ये है, ठीक है, ये डीएनए की 2 चेन्स है, तो ये 2 चेन्स को इकट्ठे जोड़ने में हेल्प करता है कौन, नाइट्रोजनस बेसिस। जो डीएनए की दोनों चेन को इकट्ठा जोड़ के रखती है उसमें कौन हेल्पफुल होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हेल्पफुल होते हैं। तो ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजनस बेसिस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप प्योरिन्स, प्योरिन्स, और दूसरा टाइप पिरामिडेंस। अब प्योरिन्स क्या होते हैं, प्योरिन्स डबल रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं। डबल रिंग से हम समझते हैं कुछ ऐसे 2 रिंग्स जुड़ी होती हैं, दिस इज प्योरिन। और पिरामिडिन सिंगल रिंग होती हैं, सिर्फ ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, सिंगल रिंग। तो डबल रिंग होंगी प्योरिन्स कुछ ऐसी जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आता है, ठीक है। क्या क्या आता है प्योरिन्स में, ये डबल रिंग के होते हैं और इनमें एडेनिन और ग्वानिन आता है, ठीक है। और पिरामिडिन्स सिंगल रिंग होती है, कुछ ऐसी दिखेंगी, और इसमें 3 चीजें आती है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, ठीक है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं प्योरिन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये मैंने आपको बता दिया, 2 रिंग्स होती है, हेट्रोसाइक्लिक होती है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब इसमें कार्बन भी होंगे, नाइट्रोजन भी होगा, और ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और जैसे हमने इसके एग्जाम्पल ऊपर भी पढ़े, प्योरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन आता है, Ag is equal to purines and CTU equals to pyrimidines, ठीक है। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, इनके स्ट्रक्चर में सिंगल रिंग आती है, ये हमने देख लिया। और नाइट्रोजन एटम एट 1 and 3 पोजीशन, और नाइट्रोजन एटम कहाँ पे होते हैं, 1 या 3 पोजीशंस पे होते हैं। इसको मैं क्लियरली यहाँ इस डायग्राम से बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अगर फॉस्फोरस ग्रुप नहीं लगा होता है तो ये सिर्फ 2 क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं। बट अगर फॉस्फोरस लगा है तो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही ये न्यूक्लियोटाइड्स पूरी चेन्स बनाते हैं विद नाइट्रोजनस बेस अलग अलग लगा होता है, और ये डीएनए और आरएनए बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सिंगल रिंग है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि सिंगल रिंग कौन सी होती है, प्योरिन्स होती है या पिरामिडिन्स होती है, ये पिरामिडिन्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पिरामिडिन लगा है, थायमिन लगा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस थायमिन लगा है, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन लगा है, सिंगल है। और यहाँ पे 2 रिंग है नाइट्रोजन की, 1 रिंग और 2 रिंग, तो ये एडेनिन है। और एडेनिन 2 रिंग का कौन सा होता है स्ट्रक्चर, प्योरिन्स का स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे प्योरिन लगा है एडेनिन। और ऐसे ही ये जुड़ते रहते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ग्वानिन। और एक और बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि यूरासिल जो है, दिस वन,
यूरासिल। जो यूरासिल नाइट्रोजनस बेस है ये सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, ये डीएनए में हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो डीएनए में एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये 4 चीजें होती है, ठीक है। और आरएनए में एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन, मतलब थायमिन डीएनए में पाया जाएगा और यूरासिल आरएनए में पाया जाएगा। ये याद रखना आप, जो थायमिन होता है वो मेनली डीएनए में होता है और जो यूरासिल होता है वो आरएनए में होता है, ऐसे चेन्स में जो लगा होता है। तो अगर इस चेन में आगे जाके कहीं थायमिन लगा होता तो ये डीएनए की चेन होती, और अगर यहाँ पे यूरासिल होता तो ये आरएनए की चेन होती। तो ऐसे ही ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक पूरा डीएनए या आरएनए बनाते हैं। क्लियर। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये जुड़ते कौन कौन से कार्बन एटम्स के साथ हैं। अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि ये जुड़ते कौन कौन से कार्बन एटम्स के साथ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट कार्बन एटम है शुगर का, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अब यहीं से ही आपको क्लियर हो जाएगा 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, ठीक है। कार्बन फर्स्ट के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, ओके। कार्बन फर्स्ट के साथ क्या जुड़ा है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, थायमिन। और जो कार्बन फिफ्थ के साथ यहाँ पे इस शुगर का जो कार्बन 5वां है उसके साथ फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा है। बस इतना ही सिंपल है ये समझना। आगे भी कार्बन थर्ड के साथ फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा है और कार्बन फर्स्ट के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, और कार्बन फिफ्थ के साथ अगला फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा है। ऐसे ही ये कार्बन थर्ड के साथ फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ जुड़ के एक पूरी चेन बना देते हैं और साइड में ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कि डबल हेलिक्स को जोड़ते हैं। अब आ जाते हैं पेंटोज शुगर। इसके बारे में तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब तक। ये 5 कार्बन की चेन होती है, इसमें राइबोज होता है और डीऑक्सी राइबोज होता है, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा, एक बार फिर से देख लो। ये पेंटोज शुगर है, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर है और इसमें राइबोज शुगर है, ठीक है। सेकंड कार्बन एटम में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि डीऑक्सी राइबोज शुगर है और यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर पेंटोज शुगर। और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हमारे पास अगर कोई भी नाइट्रोजनस बेस होता है वो अटैच होता है शुगर के साथ, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी फॉस्फोरस ग्रुप नहीं है तो ये न्यूक्लियोसाइड होगा। बट ये पूरे के साथ अगर एक और फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड होता है, यही यहाँ पे लिखा है। और डिपेंडिंग ऑन फॉस्फेट ग्रुप कि कितने फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं इस न्यूक्लियोसाइड के साथ, तो ये 3 टाइप के यहाँ पे बताए हुए हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन फॉस्फेट कि कितने फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं यहाँ पे, अगर एक ही फॉस्फेट है तो वो है न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट NMP। अगर यहाँ पे 2 फॉस्फेट होते तो ये न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट होता। अगर यहाँ पे 3 होते तो ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता। ऐसे ही इनकी नेमिंग होती है। तो आई होप आपको न्यूक्लिक एसिड्स बहुत अच्छे से समझ आया हो, बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें और अगली वीडियो हम डीएनए के स्ट्रक्चर पे बनाएंगे कि डीएनए होता कैसे है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।